अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑन सेट फर्स्ट वी नीड टू नो द टर्म यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट को तुम समझ सकते हो माँ। क्या होता है? माँ। माँ का मतलब, अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि यार ए एक सेट है जो कि x है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, कोई दूसरा आया बोला यार b है जहां पे y है या फिर x ही रहने दो सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y स्क्वायर इज लेस देन से फॉर एग्जांपल 100। ठीक है, तो y स्क्वायर लेस देन 100 कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं वो तुम लिख दो। वैसे ही इसी कुछ है, पर अब देखो इन सब में एक जो कॉमन धागा है या एक ऐसा सेट मैं अगर जानना चाहूं जिसकी जो सेट इन सारे सेट्स से बड़ा है और इन सारे सेट्स के नंबर को अपने में रखता है, वो है नेचुरल नंबर का सेट। दिख रहा है क्या? नेचुरल नंबर। तो इन सब के लिए इनकी मां कौन हो जाएगी? नेचुरल नंबर। समझ पा रहे हो? तो भाई मुद्दे की बात क्या है कि नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट बन जाएगा जिसके पास ऐसे ऐसे सारे सेट्स का आपके वो है, मतलब जो इनमें एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स उसमें भरे हुए। अब लेकिन वहीं पे से फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं a इज x सच दैट x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू r, और वहीं नीचे वाले में भी वैसे लिखो r। तो इन केसेस में जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो r हो जाएगा, रियल नंबर का। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ऐसा सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट जिसमें सारी वैल्यूज आ जाए। पर सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज? वो सारी वैल्यूज जो अभी उस पर्टिकुलरली उस सवाल में बात की जा रही है, जो उस सवाल में एक्चुअली थिंग्स इन कंसिडरेशन है, वैसी सारी वैल्यूज उस मेन सेट में होनी चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, चलो अगर यहां तक समझ गए यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 3 4 5 और यूनियन कर दिया तो 1 2 3 4 5। तो नहीं, एक मिनट, क्या था? 1 2 3 3 4 5। तो ये 1 2 3 दोनों में कॉमन है ना? कॉमन देखो 3 दोनों में कॉमन है। तो मैंने एक अगर इसको सर्कल से दिखाया है डायग्राम से, तो ये एक सर्कल है ए वाला 1 2 3 1 2 3 और बी वाला सर्कल है 3 4 5, और ये सर्कल जो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो 3 है क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब लेकिन मेरे को बोला गया कि भैया हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, तो मैं बोलूंगा ठीक है ये 1 2 3 4 5 6 इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। हाँ बन सकता है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 यहाँ है और 6 बाहर बैठ गया, ये दोनों सर्कल के बाहर। तो ये जो बड़ा सा डब्बा है ना जिसमें सारी वैल्यूज हैं अंदर वालों की, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखोगे? क्लियर है? चलो अगर ये याद रखोगे तो आगे बढ़ते हैं। और वैसे इसको वेन डायग्राम कहते हैं। बता दूं वेन डायग्राम का मतलब क्या, कि बेसिकली वेन डायग्राम इज जो भी नंबर्स हम लिख रहे हैं या जितने सेट्स की हम बात कर रहे हैं अभी या पीछे जो भी, अब हर बार ये सेट लिख लिख के पढ़ना ना बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। मैथमेटिक्स में हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि भैया चीजें बोरिंग ना हो, तो वो बोरिंग ना हो तो इसीलिए आप उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे सर्कल से दिखाते हैं विच इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। क्लियर? अभी आगे आएगा, मैं सवाल सॉल्व करूंगा वेन डायग्राम से, बहुत मजा आएगा। चलो बेटा, तो अब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपने को क्या क्या जानना है? यूनियन ऑफ टू सेट्स जानना है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपन सबसे पहले यूनियन जानेंगे, दूसरे नंबर पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जानेंगे, तीसरे नंबर पे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, एंड देन फाइनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे कैसे समझना है। अब सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे मान लो ए और बी है, तो ए में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, और बी में एक एलिमेंट लिखा हुआ है 2 3 4। तो अब ध्यान दो, अगर ये 1 2 3 को मैं ए में दिखाऊंगा तो ये 1 है और यहां पे 2 होगा और यहां पे 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 3 है तो ए में, लेकिन ये 2 3 सेम एलिमेंट, देखो ये 2 3 यहां पे है और ये 2 3 बी में भी है, तो ये 2 3 मैंने यहां पे इसलिए दिखाया ताकि ये बी में भी दिखाया जा सके, और सिमिलरली 4 यहां पे आ गया। क्लियर? तो अब अगर मैं यूनियन लिखता हूं ना, अगर मैं यूनियन लिखता हूं तो मैं यूनियन का मतलब होता है कि भाई ए और बी के जो टोटल एलिमेंट्स हैं उसको बताइए, ऐसा होता है। मतलब ए और बी का अगर यूनियन करें तो 1 2 3 और 4, तो ए और बी के जो टोटल एलिमेंट्स हैं यूनिक, वो सारे यूनिक एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं यूनियन में। समझ पाए? तो आप इसको ऐसे से समझ सकते हो कि जैसे मान लो
क्या कहते हैं, कैसे मान लो कि हाँ ये पिंकू की शादी हो रही है, पिंकू की शादी हो रही है पिंकी के साथ, ठीक है। तो पिंकू वेड्स पिंकी। अब शादी में क्या हुआ है कि भैया पिंकू की भी मम्मी आई है और पिंकी की भी मम्मी आई है, पिताजी नहीं आए हैं, पिताजी काम में बिजी थे, से फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया पिंकू, ठीक है, पिंकू तो पिंकू हो गया, और ये हो गया पिंकू के पिंकू और पिंकू की अम्मा जी मदर, और ये हो गई पिंकी, पिंकी, और ये हो गई पिंकी की अम्मा जी, ठीक है, मदर। अब एक बात बताओ कि अगर ध्यान से यहां पे समझा जाए तो टोटल पिंकू के तरफ से मतलब अगर शादी हो गई है तो अगर मैं बोलूं कि पिंकू के फैमिली में कितने लोग हैं, तो पिंकू के फैमिली में पिंकू है, उसकी मम्मी है, उसकी बीवी है, वाइफ है पिंकी। और पिंकी के फैमिली में कितने लोग हैं, तो पिंकी के फैमिली में भी 3 लोग हैं, पिंकी है, उसके हस्बैंड है पिंकू, और उसकी मदर है पिंकी की मदर। तो 3-3 लोग दोनों परिवार में। तो देखो दोनों परिवार में 3-3 लोग हैं, यहां भी 3 इंसान है और यहां पे भी 3 इंसान है। लेकिन अगर हलवाई खाना बनाएगा या शादी का अरेंजमेंट होगा तो क्या खाना 3 और 3 6 लोगों के लिए बनेगा या फिर सिर्फ 4 लोगों के लिए बनेगा? जाहिर सी बात है खाना सिर्फ 4 लोगों के लिए बनना है, पिंकू पिंकी और इन दोनों की माता जी। समझ पा रहे हो? तो यहां पे रेपिटेशन को हम हटाते हैं, और इसीलिए यूनियन का एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो अगर कहीं लिखा रहता है ए यूनियन बी, ठीक है, और मेरे को ये जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि भैया ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ए और बी जब हमने ऐड कर दिया तो ए और बी ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। लेकिन माइनस करते हैं कॉमन एलिमेंट्स को, माइनस क्या करते हैं हम? कॉमन एलिमेंट्स को। तो अभी कॉमन एलिमेंट्स को लिखते कैसे हैं मैथमेटिक्स में, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। पर ये जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के, क्योंकि मैंने तो 3 3 6 ऐड कर दिया, पर दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 2 और 3। तो ये कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करते हैं ताकि रेपिटेशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये बनता है यूनियन का फॉर्मूला, अभी आगे बताऊंगा और समझ में आएगा। क्लियर? तो यूनियन चमक गया। यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब कि भाई ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला होता है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन देखते हैं। ये देखते क्या है, चलो मैं बता ही देता हूं साथ ही साथ। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन में क्या क्या है ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, तो दोनों सेम चीज है। जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से समझ में भी आना चाहिए कि भैया पिंकू की शादी पिंकी से हुई या पिंकी की शादी पिंकू से हुई, दोनों अलग बात थोड़ी है, दोनों तो सेम ही बात है। दोनों की शादी हुई तो भाई जाहिर सी बात है इसकी उसके साथ हुई या उसकी इसके साथ, सेम चीज ही है। तो अगर आप लिखते हैं ए और बी है, अगर आप ए यूनियन बी लिखते हैं चाहे बी यूनियन है, ये दोनों सेम चीज है। देन अगर आप कहते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, अब यहाँ पे इसको शादी से मत समझना कि पिंकू की शादी हुई पिंकी से और पिंकी की शादी हुई, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 में बिल्कुल मत समझना ऐसा, ठीक है। 3 को आप ऐसे समझो, वेन डायग्राम समझते हैं, 2 तक रियल लाइफ एग्जाम्पल चल रहा था। तो 3 वाले में आप ऐसा समझो कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अगर एक है, दूसरा है और तीसरा है, तो अगर मैं तीनों का यूनियन लूंगा तो तीनों का यूनियन कैसा लूंगा? मैं तीनों का यूनियन ऐसे लूंगा, ये तो आउटर बाउंड्रीज ले लेंगे, और आउटर बाउंड्रीज का मतलब ये बेसिकली कि भैया तीनों के जो टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए वो लेंगे। तो ए यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी करें, या फिर पहले बी यूनियन सी कर ले फिर बाद में ए करें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो हम टोटल ऐड ही कर रहे हैं। तो टोटल एडिशन कर रहे हैं, तो पहले को ऐड करो बाद में दूसरे को, या पहले दूसरे को बाद में पहले को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद ए यूनियन फाई ए होता है। ए यूनियन फाई ए होता है का क्या मतलब, ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये कि अगर मान लो ए है हमारे पास कोई सेट, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं खाली डब्बा, खाली डब्बा मतलब फाई, कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो अगर ए के साथ आप कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो वही ए यूनियन फाई, यूनियन का मतलब बेसिकली जोड़ना भी होता है, तो ए यूनियन फाई ए होगा। एंड देन ए यूनियन ए को ए से ही जोड़ दो, तो ए को ए से ही जोड़ोगे तो ए ही मिलेगा। हाँ, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ऐसा मत कर देना मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कि ए और ए को जोड़ दिए तो 2a हो गया, क्योंकि यहां पे जोड़ना नहीं है। यूनियन का बेसिकली मतलब होता है टोटल पावर विदाउट रिपीटिशन। तो अगर 2a करोगे तो बेसिकली रिपीटिशन हो जाएगा, तो ये रिपीटिशन नहीं होना है। एंड देन यू यूनियन ए, यू का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान दो, अभी जैसे मान लो, याद करो यूनिवर्सल सेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था जैसे ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब मदर ऑफ ऑल, अम्मा, मां। तो अभी यूनियन के साथ ए, मतलब यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करें, बोले इन दोनों में जो भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो बता दो। तो इन दोनों में ये भाई ए तो निकला ही यू से है,
तो आप बेसिकली ये कर लो ना कि U के सारे एलिमेंट्स ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। और इसीलिए यूनिवर्सल यूनियन A का मतलब आंसर होता है यूनिवर्सल। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी कहते हैं या लॉ ऑफ यू। तो अगर आप इन दोनों में यूनियन कर रहे हो मतलब बेसिकली जोड़ के टोटल एलिमेंट्स लिख रहे हो, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल एलिमेंट्स लिखने का मतलब ही ये होगा कि तुम U का पूरा एलिमेंट लिख दो, क्योंकि A तो इसी का हिस्सा है। समझ पा रहे हो? तो हेंस दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये बात हो गई यूनियन की। अब इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं, इस पे एक आध दो सवाल कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इसके बाद कुछ सवाल देखते हैं, ध्यान देना। यहां पे लिख रहा है A एक सेट है X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से लेके 6 के बीच में है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 से 6 में, पर ये कह रहा है 1 से 6 के बीच में है, पर 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं। देखो यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो 1 से बड़ा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और देखो 6 लेंगे कि नहीं, क्योंकि 6 से छोटा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी लगी हुई है। तो अगर इक्वालिटी लगी हुई है तो ले लेंगे। तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा A। अब B कहता है कि भैया B X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर 6 से लेके 10 तक, और 6 और 10 दोनों पे इक्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेंगे 7 8 और 9, 7 8 9 आ गया, ये हो गया B। अब ध्यान दो, हमसे कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब पहली बात तो ये समझो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या होगा? दोनों के सारे एलिमेंट्स को जोड़ के साथ में लिख देना है, क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो कोई कॉमन अगर है नहीं तो कुछ माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर मेरे को A यूनियन B लिखना है तो A यूनियन B विल बी सिंपली 2 3 4 5 6 ये पहले वाले का, और 7 8 9 दूसरे वाले का, 7 8 9। तो ये हो गया A यूनियन B। समझ पाए? तो बहुत 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 बढ़िया, क्लियर है। चलो यहां तक अगर समझ गए तो ये हो गया A यूनियन B, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और सवाल है। ये सवाल कहता है कि X जो है, X सेट है, ये इस तरीके से लिखा जा रहा है 4 to the power n minus 3n minus 1, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और जो y लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है 9 into n minus 1, जहां पे n अगेन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मैं x के 3-4 एलिमेंट्स लिख लेता हूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइप का सेट दिख रहा है। इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे कहीं लिमिट नहीं लगाया ना कि n कहां तक जाएगा। तो भाई इनफाइनाइट सेट जाएगा, तो इनफाइनाइट तो पूरा लिखते थोड़ी बैठेंगे, तो कुछ कुछ लिख लेते हैं। तो x मैंने लिखता हूं, जैसे 1 डालते हैं, n की वैल्यू 3 4 पे चेक कर लो, 1 2 3 पे चेक कर लेते हैं। 1 डालोगे तो 4 -3 -1, तो 4 -3 -1 तो 0 आ गया। ठीक है, फिर 2 डालो, तो 2 डालोगे तो 4 2 4 पे पावर 2 16 16 -6 10 10 -1 9। ठीक है, 3 डालो, 3 डालोगे तो 4 का 3 पावर 3 64 64 -10 64 -2 54 54। एक 4 भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है। तो 4 पे पावर 4 डालेंगे तो 256 माइनस 12 और 1 13, 256 माइनस 13 तो 243 243, हाँ 243 और डॉट 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 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी ये x मिला मेरे को, अभी मैं y भी निकालता हूं, उसके बाद पैटर्न यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे। तो y में क्या बोला है? 9 into n minus 1। तो सबसे पहले n 1 डालोगे नेचुरल नंबर, तो 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 डालोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 डालोगे तो 9 2 18, ये तो सिंपल 9 का मल्टीपल है, 9 का टेबल। 18 27 27 के बाद 45 45 नहीं क्या 36, अरे सॉरी, पता नहीं 9 का टेबल कैसे भूल गया। चलो खैर, एनीवेज बचपन में पढ़ाई नहीं की थी लगता है ठीक से। तो 27, उसके बाद 36, उसके बाद 45, उसके बाद 54, उसके बाद डॉट 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 आगे जाता जाएगा, मतलब जहां तक लिखना है वहां तक लिख दो। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये समझ में आ रहा है कि ये 9 का फर्स्ट मल्टीपल है 9 into 1, ये 9 का 6th मल्टीपल है 9 into 6, और ध्यान दो ये भी 9 का ही मल्टीपल है, 9 दूनी 18 और 6 63 27वां मल्टीपल, एंड डॉट डॉट डॉट। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि अच्छा यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये भी 9 के मल्टीपल हैं, बट थोड़े आगे पीछे दूर दूर हैं। ये भी सारे 9 के मल्टीपल हैं, बस रेगुलर है। तो एक बात बताओ, ज्यादा बड़ा सेट तुमको कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे 9 का सारा मल्टीपल है, यहाँ पे 9 के ही मल्टीपल है, बट कुछ कुछ मल्टीपल है, कुछ कुछ बीच में से गायब है। तो तुमको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि यार y तो इसका मतलब बड़ा सेट होगा, मतलब ये सारे 9 के मल्टीपल्स हो गए, और इसमें से एक छोटा हिस्सा x होगा, ये y बाहर हो गया और ये छोटा हिस्सा x, क्योंकि x भी सारे 9 के मल्टीपल है, बट कुछ कुछ है बीच में से, कुछ कुछ गायब भी है। ऐसा ही है ना? तो डायग्राम तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि y बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है x का। ठीक है, हमसे पूछा है कि देन x यूनियन y क्या होगा?
x और y को अगर मिला दें तो टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे विदाउट रिपीटिशन। तो अगर x y के अंदर का ही हिस्सा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है x यूनियन y करने पे आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल y आना चाहिए, आना चाहिए ना, बिल्कुल भाई x y के अंदर का हिस्सा है तो ये सिंपल निकल गया। हाँ ये तब पता चला जब हमने x और y बनाया, अगर नहीं बनाते तो ये बिना वेन डायग्राम के समझ नहीं आता। क्लियर है, चलो भाई अगर ये क्लियर हो गया तो और आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ये हो, और हाँ यहां पे ध्यान देना x इज अ सबसेट ऑफ y, x इज अ सबसेट, भाई x निकला कहां से है, y से ही निकला है, तो y से ही निकला है, तो जब भी x विल बी अ सबसेट या कोई भी मतलब ये प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखो, कभी भी अगर a इज अ सबसेट ऑफ b और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए a यूनियन b, तो भाई जब ये b से ही निकला है a, तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आंसर वही जो बड़ा वाला सेट है वो आ जाएगा। वही यहाँ पे भी हुआ, x इज अ सबसेट ऑफ y, तो x यूनियन y पे आंसर वही आ गया। क्लियर है सबको, कोई इशू नहीं, डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यार इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो का मतलब क्या, कि जैसे मान लो ये है एक सेट और ये है एक सेट, ठीक है, अब जो दोनों में कॉमन है मतलब दोनों के पास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब से फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 2 3 4, तो दोनों के पास 2 3 2 3 अवेलेबल है, तो इसको हम कहते हैं, ये वाला हिस्से को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और इंटरसेक्शन को दिखाने का तरीका, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी उल्टा यू दिखाते हैं। देखो पहले हम लोग क्या दिखा रहे थे, यूनियन में दिखा रहे थे ए और यू बी, ए यू बी का मतलब यूनियन, और ये यूनियन का मतलब होता था दोनों में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो। अब इसी का एकदम उल्टा है, क्योंकि यहां पे ए यूनियन बी में हम लोग टोटल ले रहे थे और ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो लेते हैं, तो ये एकदम इसका उल्टा है, तो ऐसे उल्टा साइन भी दिखाते हैं। क्लियर। अब अगर ये वाला बात समझ रहे हो तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि अच्छा ए इंटरसेक्शन बी ये होता है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे एक और बात समझने वाली है, वो ये कि याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैं फॉर्मूला बता रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो मैंने बताया था ना ए यूनियन बी लोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस करते हैं कॉमन एलिमेंट्स। याद करो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था। तो जब कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को उस वक्त कॉमन एलिमेंट्स करके लिख रहे थे, लेकिन अब उसका मैथमेटिकल नोटेशन पता है अपने को, जो भी कॉमन होता है उसको हम लिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो अब आप लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो हम जिसको पहले दिखा रहे थे कॉमन एलिमेंट्स करके, तो ये कॉमन एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे एंड हेंस वी विल गेट द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्लियर है। और इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में भी रखना है क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे बनते हैं। क्लियर बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज एज एन कि जैसे मान लो हमारे को लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन है, भाई ए बी में जो कॉमन है या बी ए में जो कॉमन है, कॉमन तो सेम ही होगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो सेम चीज है। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दे, मतलब खाली में और ए में कॉमन क्या है, तो खाली में मतलब हवा में और कमरे में कॉमन क्या है, तो कमरे और हवा में दोनों में कॉमन हवा ही है, मतलब खाली में और ए में कॉमन क्या है, तो खालीपन ही होगा, ठीक है। यूनियन का और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो यूनियन का और ए का इंटरसेक्शन, इसको ऐसे समझो डायग्राम से, जैसे मान लो ये है यूनियन और इसमें एक ए है, तो अगर हमसे कोई पूछे ए में और यूनियन में कॉमन वाला पार्ट कौन सा, तो कॉमन वाला पार्ट यही ए वाला पार्ट है, क्योंकि ये ए वाला पार्ट तो यू का भी है, तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा तो यही वाला है, तो इसलिए यूनियन और ए में इंटरसेक्शन करोगे तो वो आंसर ए ही आएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ए और ए में कॉमन क्या है, तो ए और ए में कॉमन ए है, ये ए और ए में यूनियन भी ए होता है और इंटरसेक्शन भी ए होता है, तो भाई ए को ए के साथ जोड़ दिए तो भी ए आएगा, दोनों में कॉमन निकाले तो भी ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो है ना, ये बच्चा जनरली कंफ्यूज करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो तुम 8वीं कक्षा में पढ़े थे, इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो 8वीं कक्षा में तुमने क्या पढ़ा था, याद है, तुमने पढ़ा था x इंटू वाई प्लस जेड, तो x इंटू वाई प्लस जेड को कैसे सॉल्व करते थे, पहले x को y के साथ मल्टीप्लाई करते थे, x इंटू वाई, फिर बीच में प्लस का साइन डालते थे और फिर ये x मल्टीप्लाई होता था दूसरे वाले के साथ और ये होता था x इंटू जेड, तो जो साइन यहाँ पे है वो दोनों के साथ होता था और जो बीच वाला साइन वो बीच में आ जाता था, ऐसा ही होता था, अभी भी वैसा ही है। a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो पहले a का इंटरसेक्शन b के साथ, तो a इंटरसेक्शन b, फिर बीच में u का साइन और उसके बाद a का इंटरसेक्शन c के साथ, वो a इंटरसेक्शन c,
देख रहे हो, ये इंटरसेक्शन को अगर मल्टीप्लाई मानो और इसको प्लस मानो तो a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो ab प्लस ac, तो ab प्लस ac। तो ये बिल्कुल वैसा है। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको इसका पलट के भी पूछ दे या यूज करना पड़े सवाल में। पूछता तो नहीं है, सवाल में यूज करना पड़ता है। मान लो तो कहीं पे लिखा हुआ हो a यूनियन b इंटरसेक्शन c, सेम प्रोसेस लगेगा। अगर मान लो लिखा रहता है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो वही सेम प्रोसेस a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। क्लियर है? तो ये बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल करते हैं। अब यहां से सवाल इंटरेस्टिंग शुरू हो रहे हैं क्योंकि ये सारे सवाल अब धीरे धीरे कंपटीशन लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो पहला सवाल कहता है, सवाल है इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। कितना है? x यूनियन y के पास 50 एलिमेंट्स है, x हैज 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? x यूनियन y में x और y ऐड करते हैं और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटाते हैं। तो ये ऐसे लिखो, या इनफैक्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं हमेशा n के साथ है, पर अब बार बार n लिखो उतना थोड़ा सा टाइम बचा लिया जाता है कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैं जनरली n छोड़ देता हूँ क्योंकि भाई अंडरस्टैंडेबल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y दिया हुआ है 50 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दिया हुआ है 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दिया हुआ है 32 और माइनस ये हमसे पूछा है तो ये नहीं पता नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब सॉल्व कर दो जल्दी से। तो 28 और 32 60 आ रहा है, इसको इधर भेजा 50 उधर भेजा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हमारे पास आ रहा है 10। हो गया सॉल्व, दोनों में कॉमन 10 है। अब अगर इसी सवाल को मेरे को वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है, कैसे सॉल्व करता? बहुत सिंपल है, देखो। अब अगर नहीं वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना होता, मेरे को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना होता, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तो आपको यही तरीका लगाना होगा। वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अभी जैसे मान लो आपके पास ये है x, ये है y, और आपको पता है दोनों का कॉमन x इंटरसेक्शन y 10 पता है, तो जो दोनों का कॉमन है वो 10 है यहाँ पे। अब x टोटल आपका कितना है? x टोटल दिया हुआ है 28, तो 28 में 10 तो यहाँ आ गया, तो बचा हुआ 18 इधर आएगा, 18 और 10 28 x हो गया। और वैसे ही y के पास 32 है, तो 10 यहाँ आ गया, तो बचा हुआ 22 यहाँ आएगा, है ना? तो 22 10 32। अब ध्यान से देखो, अगर तुम x यूनियन y निकालोगे तो x यूनियन y मतलब ये तीनों का टोटल, तो x यूनियन y में 18 प्लस 10 प्लस 22 करो तो देखो टोटल आ रहा 22 और 18 40, 40 10 50। तो ये आ गया आपका x यूनियन y। और x यूनियन y होता भी यही है कि भाई सबको ऐड कर दो, सिंपल। समझ रहे हो? तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अगला सवाल। अच्छा, ये पहला वाला तो मैंने बता दिया। अब इस पहले वाले की तरह अगर मान लो 3 आ जाए तो क्या करोगे? तो अगर 3 आते हैं, मतलब 3 इन द सेंस कि ऐसा, एक a है, ये b है और इस पे एक तीसरा c है। तो अगर a, b और c 3 वेन डायग्राम है या 3 एलिमेंट्स की बात की जा रही है और अब मेरे को तीनों का यूनियन a यूनियन b यूनियन c निकालना है, तो उस केस में हम a, b और c को तो ऐड करते हैं, फिर a, b, c को ऐड करके तुमको पता है a और b जब ऐड कर रहे थे तो इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, तो एक बार a इंटरसेक्शन b माइनस करेंगे, फिर एक बार a इंटरसेक्शन c, फिर एक बार b इंटरसेक्शन c। पर जब ये 3 बार माइनस करते हैं ना, तो बीच वाला ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन? ये पोर्शन एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है, मतलब ये बचता ही नहीं है, यहाँ पे छेद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि यूनियन का तो मतलब ही ये होता है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब कि ये यहां से लेकर यहां ऐसा और ये पूरा ओवरऑल एक्सटर्नल बाउंड्री हम कैलकुलेट कर ले, ऐसा मतलब होता है। तो ये वाले पार्ट में इसका होना भी आवश्यक है, तो इसीलिए फाइनली आएगा आखिरी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ऐड होता है। तो ये अब फॉर्मूला तुम याद कर लो, हालांकि इसका प्रूफ भी है, लेकिन इसकी प्रूफ की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती, ना कभी कोई पूछेगा, ना तुमको उतना जानने की आवश्यकता है। हाँ, पर अगर फिर भी तुमको इंटरेस्ट है, मान लो तो इंटरेस्ट है, तो तुम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो या घर पे कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो आपको करना बस ये है कि आप इसको ना थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा दो के ग्रुप में, जैसे a है और b है। तो मैंने a और b लिया, तो a और b में ये कॉमन पार्ट आ गया, तो मैंने माइनस कर दिया एक बार, तो na प्लस nb माइनस a इंटरसेक्शन b। फिर आपने b और c लिया, तो b और c में आपने b इंटरसेक्शन c माइनस किया, ये तो ठीक था, पर आपने जैसे ही b इंटरसेक्शन c माइनस किया, ये वाला हिस्सा तो 2 बार था, आपने माइनस कर दिया, पर ये वाला हिस्सा तो आपसे एक्स्ट्रा माइनस हुआ। तो जब आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भैया इसका एक बार ऐड होना आवश्यक है। समझ पाए क्या? तो हेंस अभी करके देखिएगा एक बार घर पे, मजा आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए आप बस ये फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूले की ज्यादा यूज हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से इस सवाल को बनाएंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको कैसे बनेगा।
पर फॉर्मूला ध्यान में रखना कि भैया ए यूनियन बी का तो सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस है, लॉजिकल समझ में भी आ जाता है कि ए और बी ऐड किया और जो कॉमन था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए यूनियन बी यूनियन सी में याद ये रखना है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से देखो। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट? तो इसको रियल लाइफ से कैसे समझ सकते हो? रियल लाइफ में समझ सकते हो अगर आप शादीशुदा हैं, हो क्या होगे तो नहीं, लेकिन अगर शादीशुदा हो तो आप समझ सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी कॉल्ड एज अ वाइफ। या फिर अगर आप छोटे हैं तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी कॉल्ड एज अ छोटा भाई या छोटा बहन। छोटा भाई छोटी बहन कैसे होते पता है? जैसे तुम्हें अभी टीवी पे देखना है नेटफ्लिक्स, उसको है नहीं मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, कुछ भी और देखूंगा, अमेजॉन प्राइम देखूंगा, पर नेटफ्लिक्स नहीं देखना है। तुमने बोला अच्छा ठीक है अमेजॉन प्राइम देखते हैं, नहीं मेरे को अमेजॉन प्राइम देखना ही नहीं, मेरे को सोनी लिव देखना है। तो छोटा भाई छोटी बहन क्या होती है कि कुछ भी तुम बोलोगे उसका विपरीत ही बोलना है, और वही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि भैया आपको नेटफ्लिक्स देखना है, ये बोलेगा मेरे को कुछ भी दिखा दो बस नेटफ्लिक्स तो नहीं देखना, बहुत बोर लगता है नेटफ्लिक्स, ऐसा है वैसा है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना। तो ए जो सेट है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है नॉट ए। शादीशुदा लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि वाइफ का मतलब भी ऐसा ही होता है, बट ठीक है, जोक्स अपार्ट बाद में देखेंगे, अभी तो छोटा भाई बहन समझ सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब नॉट ए, तो जो भी ए में होगा उसके अलावा जो भी है यूनिवर्सल सेट में वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर? अब जैसे मान लो और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को जानने के लिए या फिर निकालने के लिए यूनियन बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ऑफ द सेट का होना जरूरी है, यूनिवर्सल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सल डिफाइन नहीं किया तो निकाल नहीं पाओगे। अब जैसे मान लो यहां पे यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6, मतलब इस पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल वाले डब्बे में 1 2 3 4 5 6 है। अब इस रेक्टेंगल वाले डब्बे में 1 2 3 4 5 6 है, और हमारा ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, मतलब यहां पे तुम इसको ऐसे मानो कि ये है 1 2 3 4 और बाहर में बैठा है 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, या फिर 5 6 इधर लिख दो 1 2 लिख दो, तुम्हारी इच्छा। तो इस पूरे स्क्वायर डब्बे में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 का कोई मेरे को बोले कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए में जो एलिमेंट्स ना हो वो बताइए। तो ए में जो एलिमेंट्स नहीं है वो क्या है? वो 5 6 है। वो 5 6 कैसा पता चला कि नॉट ऑफ ए, मतलब ए वाले हिस्से को काट दो और जो बचा वो ले लो। समझ पाए? तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट अगर मैं 2 बार कर दूं तो वापस वही सेम आ जाएगा, मतलब नॉट ऑफ ए, तो नॉट ऑफ ए, तो जाहिर सी बात है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो माइनस ऑफ ए, तो ये वापस से ए आ जाएगा। फिर ए का यूनियन कर दो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब ए को और नॉट ऑफ ए को दोनों को मिला दो और बोलो दोनों को मिलाने के बाद टोटल क्या आएगा। तो भाई दोनों को अगर मिला देंगे तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो अगर आप कभी भी ए को और ए के कॉम्प्लीमेंट को मिलाते हैं तो यूनिवर्सल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है यूनिवर्सल। और ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, मान लीजिए कोई 2 सेट्स हैं आपके पास ए और बी, और दोनों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि छोटे भाई बहन होते हैं, तो अगर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे 2 चीजें समझ में आती। पहला तो इन दोनों सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल ही कुछ कॉमन नहीं है। और दूसरा, इसको एक और चीज लिखा जा सकता है कि अगर ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं यूनिवर्सल मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हो गया? जैसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि जो बी में नहीं है, ये वाला हिस्सा, कि देखो भैया ये जो येलो वाला लाइन मैंने बनाया है ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि भाई जो बी में नहीं है। अब ये जो लाइनिंग वाले हिस्से है, लाइनिंग वाला हिस्सा का एक छोटा सा पार्ट है ना ए, ये जो येलो वाला पार्ट है, मतलब जो बी के बाहर वाला पार्ट है, तो बी के बाहर तो ये पूरा पार्ट है, बी के बाहर वाले पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो मैं लिख सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी के बाहर वाला पार्ट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसीलिए यहां से लिखा जा सकता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहां पे बच्चा सोचेगा सर इसका मतलब तो फिर वाइस वर्सा भी ट्रू होगा कि हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही, आप लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी ट्रू होगा। तो ये मोटा मोटी मैं बताना क्या चाहता हूं कि यहां ना जैसे ही तुम डायग्राम में घुसते हो, सेट थ्योरी के वेन डायग्राम में, अब इससे ना तुम खेल पाओगे। नाउ इट इज नो मोर अ थ्योरी थिंग या फिर फॉर्मूला थिंग जो आपको याद करना है, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है।
और ना ही ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट कभी पूछेगा। एग्जाम में तो पता नहीं क्या पूछेगा, पर जो भी पूछेगा वो आपको ऐसे डायग्राम से समझना पड़ेगा कि अच्छा ये कॉमन सेंस है क्या, हाँ कॉमन सेंस है, तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, समझ पाए क्या। चलो अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। वैसे लिख के बताते जरूर चलना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब डी मॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का लॉ होता है। मतलब अगर मान लीजिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ऐसे ही समझो कि ये मतलब कुछ भूत चढ़ गया इसके ऊपर। तो जैसे ही दो ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट होता है तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। पर जैसे ही टोटल ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लगा, मतलब किसी की नजर लगी, नॉट वाला बोलने लगा ना बार बार, भाइयों में लड़ाई होगी, तो जैसे ही नजर लगती है ये बीच वाला साइन पलट जाता है। हमेशा याद रखना, अगर किसी ब्रैकेट पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो बीच में जो साइन होगा वो पलट जाएगा। वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा, पर इसके बीच का जो इंटरसेक्शन है ये साइन पलट के यूनियन हो जाएगा। तो बीच वाला साइन हमेशा पलट जाता है, यही कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा ये कॉम्प्लीमेंट को दिखाने का तरीका दूसरा भी होता है। जैसे अगर ए यूनियन बी है तो मैं अगर कॉम्प्लीमेंट सी नहीं लिख रहा हूं तो उसको डैश भी लिख सकता हूं। तो डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वैसे ही अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो ये हो जाएगा ए का डैश यूनियन बी का डैश। तो यही सेम चीज है डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर, समझ गए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ किस काम का है, कहाँ कहाँ काम आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ पे यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ठीक है। और हमसे बोल रहा है फाइंड कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी पे का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो अगर निकालना चाहे फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं। जैसे अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो ए में नहीं है, तो ए में क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 हटाओ तो 5 6 7 8 9 लिख दोगे, सिंपल है। तो वैसे करके सॉल्व कर लो। मैं वो तरीका बताता हूँ और दूसरा भी बता दूंगा। तो एक तरीका ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 5 6 7 8 9, जो ए में नहीं है तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को हटाओ तो सारे ऑड नंबर्स लिख दो, 1 3 5 7 9, हो गया ये बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तुमको बताया था वो सेम ए हो जाता है, तो ये सेम ए मतलब 1 2 3 4 लिख दिया। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या होगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा, इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है। इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट बताओ जरा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट जो मेरे को दिख रहा है, जैसे ये है 1 3 5 7 9, तो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर 5 7 और 9, देखो 5 7 और 9 कॉमन पार्ट आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 7 9। अच्छा इसका ओरिजिनल तरीका कैसा होता, तो ओरिजिनल ऐसा होता कि ए यूनियन बी निकाल लो, यहां से ए यूनियन बी निकाल लो। तो अगर इन यहां से ए यूनियन बी निकालते हो, जैसे देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 और 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 6 और 8 एक्स्ट्रा है, 6 और 8 एक्स्ट्रा है। तो ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी में जो नहीं है, तो 1 2 3 4 हटाओ पहले। ए यूनियन बी में जो नहीं है वो करना है, तो 1 2 3 4 हटाया और 6 और 8 हटाया, तो 6 और 8 हटाया, बचा क्या 5 7 9। देखो हमारा भी आंसर 5 7 9 आया है। तो तुम चाहे ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट कर लो या डी मॉर्गन्स लॉ से उसका फॉर्मूला लगा के कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। और ये बेसिकली एक प्रूफ भी है कि हाँ भैया डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड्स ट्रू। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ए यूनियन बी का ऐसे आ गया 5 7 9, और अदरवाइज आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन लिया, उससे भी 5 7 9। क्लियर है। तो ये हमने सबका आंसर निकाल दिया। अब इसी चीज को अगर वेन डायग्राम में दिखाना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, देखो उसको भी बताते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। ध्यान से देखते चलो। अब यहां पे अपने पास ए में क्या है 1 2 3 4 और बी में 2 4 6 8, तो कॉमन वाला जो पार्ट है वो है 2 और 4। देखो 2 4 यहां पे भी है और 2 4 यहां पे भी है, तो बी का तो निकाल दिया कॉमन ए और बी का। अब ए में बचेगा क्या, तो 1 2 3 4 में से 2 4 यहाँ है तो 1 और 3 इधर आएगा, और बी में 2 4 6 8 में से 2 4 यहाँ है तो 6 और 8 यहाँ आएगा। तो 1 2 3 4 6 8, अब बचा क्या 5 7 9, 1 2 3 4 और 6 और 8 है, तो बचा क्या 5 7 9। तो ये 5 7 और 9 ये बाहर रहेंगे, तो बाहर रख दिया। मेरी बात समझ में आई।
अब यहां से भी तुम चाहो आंसर निकालना तो निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। कैसे? यहां पे अगर मान लो तुमको बोला जा रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए, मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में है क्या? 1 2 3 4, ये है ए का डब्बा। तो जो नहीं है वो क्या है? 6 8 5 7 9, तो 5 6 7 8 9, तो यहां से निकल गया। फिगर देख के भी दिख रहा है 5 6 7 8 9 हो रहा है। और उसी तरीके से अब अगर बी और सी, बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी में जो नहीं होना चाहिए, तो ये बी का गोला है 2 4 6, जो नहीं होना चाहिए वो 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इसका आंसर। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ये, तो ए होता है, तो ए 1 2 3 4, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए और बी में टोटल में है, तो 1 2 3 4 6 8 है, जो नहीं है वो ये बाहर वाले 5 7 9, तो ये डायग्राम से भी दिख रहा है 5 7 9। समझ पाए? तो आप डायग्राम से ही बना सकते हैं। मैं बार बार डायग्राम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे चलकर सवाल आएंगे जहां सबसे ज्यादा डायग्राम ही इस्तेमाल होना है, ठीक है? क्योंकि डायग्राम से सवाल बहुत आसान बनते हैं। अभी आपको फील नहीं हो रहा है, पर आगे जैसे ही दिखाऊंगा आप फील हो जाएगा। चलो यहां तक सब समझ गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये अगला सवाल कहता है कि x and y are two sets and x dash denotes complement of x, ठीक है? देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y का होल का डैश, ठीक है? तो अभी पहले इसमें दो चीजें लगेंगी। पहला तो डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा क्योंकि होल पे डैश है, और उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगेगा, याद करो जो मैंने बताया था x इंटू वाई प्लस जेड वाला, याद है? बताया था कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, और बीच में वो साइन। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x यूनियन y का होल डैश, तो ये हो जाएगा x का डैश इंटरसेक्शन y का डैश, क्योंकि दोनों पे डैश लग गया और बीच में इंटरसेक्शन लग गया, ठीक है? अभी ध्यान से ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे है x का इंटरसेक्शन, तो x का इंटरसेक्शन इसके साथ, x इंटरसेक्शन x का डैश, फिर बीच में ये वाला साइन, और फिर ये इसके साथ, तो x का इंटरसेक्शन y के डैश के साथ। सही है? जैसा समझाया था एकदम वैसा ही है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, मतलब मल्टीप्लाई इन द सेंस इस साइन के साथ, x इंटरसेक्शन इसके साथ, x इंटरसेक्शन इसके साथ, और बीच में जो साइन था वो बीच में आ गया। यहाँ इत्तेफाकन दोनों ही जगह इंटरसेक्शन है, तो दोनों जगह इंटरसेक्शन चल रहा है। अब एक बात बताओ, x का इंटरसेक्शन x के डैश के साथ, मतलब x और नॉट x में कॉमन क्या है? तो जाहिर सी बात है भाई, नॉट x तो वही होता ही है जो x में ना हो, तो जो x में है और जो नहीं है वो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है। ठंठन गोपाल, फाई, तो फाई और फाई का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी ले लो। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब बेसिकली होता है कि भाई कुछ भी नहीं, खाली। तो खाली में और कुछ है इसके पास, जो भी है ए सेट है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा? तो कॉमन पार्ट खाली ही होगा। याद करो, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर फाई का इंटरसेक्शन होता है ए के साथ, तो आंसर फाई आएगा। कि भैया फाई में और ए में और खाली में क्या कॉमन है? तो खाली तो कॉमन ही रहता है, मतलब फाई तो सबका हिस्सा रहता है, तो दोनों में कॉमन क्या है? फाई। तो अभी यहां पे x इंटरसेक्शन y डैश को हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, x इंटरसेक्शन y डैश को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर आएगा फाई। कि फाई के साथ इंटरसेक्शन किसी के साथ भी ले लो, वो हमेशा फाई देगा, तो आंसर बिकम्स फाई। अब अगर आप ये समझ रहे थे, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा था, डिमॉर्गन्स लॉ एक बार में लगाए उल्टा करके, तुरंत आंसर आ गया। और अगर नहीं समझ तो फिर बहुत लंबा टाइम लगता है, फिर ये पता नहीं, लोग बोलते हैं पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो इसको समझना जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, अब अगला सवाल कहता है, नहीं सॉरी, अगला प्रॉपर्टी है जो ऑपरेशन ऑन सेट्स पे, ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है? तो आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ना रियल लाइफ में ऐसे जोड़ सकते हो कि जैसे डाइवोर्स। तुम्हें से का हुआ है किसी का? नहीं हुआ है? बहुत सारे मन सोच रहे होंगे, सर आपको कैसे पता हमारी शादी हो गई? चलो जोक्स अपार्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है? इसको ऐसे समझते हैं, मानिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अब आप तो बच्चे हैं, तो चलो ठीक है, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, अलग बात है स्कूल में तुमने कुछ और कर रखा होगा, अलग मुद्दा है, बट अभी तो सबके सामने शादी नहीं हुई। तो कोई एक इंसान है, उसकी शादी हुई, बहुत फेमस बढ़िया आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो खूब सारा इसके पास पैसा है, रुपया, खूब सारा रुपया, ठीक है? अब ये फेमस आदमी है, अब ये फेमस इंसान का शादी हुआ, तो इस फेमस इंसान की शादी हुई, और शादी जिस बंदी से हुई वो भी ठीक ठाक फेमस थी, उसके पास भी पैसा था, लेकिन उसके पास कम पैसा था, ठीक है? अब कुछ टाइम के बाद वो क्या हुआ कि उसकी शादी हुई, लेकिन शादी में कुछ खलबल होने लगी, तो कुछ टाइम के बाद वो बोली कि अब मेरे को तलाक चाहिए, अब आई नीड डाइवोर्स। तो वो डाइवोर्स ली और बोली कि अब मैं तुम्हारा 70% हिस्सा ले लूंगी।
बेचारे को धक से लगा, दर्द हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, भारतीय कानून, उसने बोला देना पड़ेगा तो दे दो। तो वो क्या की कि जब वो गई, डाइवोर्स हुआ, तो ये बेचारा तो टूट सा गया। अब देखो, कोई किसी और को कहानी से कोरिलेट नहीं करेगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ये बस इत्तेफाकन एक क्या कहते हैं ना, ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी वास्तविक इंसान से कोई संबंध होना महज एक संयोग है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो अब अगर ये निकलेगी तो कैसे निकलेगी, अपना हिस्सा लेकर। तो अपना हिस्सा लेकर निकलेगी, तो इस भाई के पास कौन सा हिस्सा बचा, इस भाई के पास बस ऐसा हिस्सा बचा, टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ भाई, बस इतना ही बचा। तो इसे ही कहते हैं A माइनस बी। इफ दिस इज A एंड दिस इज B, व्हेन B गोज, जब B जाती है या जाता है जो भी है, तो जब B जाती है तो अपना हिस्सा लेकर जाती है, और अपना हिस्सा अगर लेकर गई तो बचा क्या, बस A माइनस बी, दैट्स इट, क्योंकि A में से B माइनस हो चुकी है। तो जैसे ही माइनस का मतलब समझना है, तो माइनस का सिंपल मतलब कि जो भी माइनस हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा। अपना हिस्सा लेकर गया तो जो भी कॉमन पार्ट था, वो कॉमन पार्ट में से उसने अपना हिस्सा साइड कर लिया, ये कहते हुए कि भैया ये कॉमन पार्ट जो है ना, ये मेरी वजह से भी बना है, तो इसलिए मेरे को भी हिस्सा चाहिए, मेरे को हिस्सा चाहिए, तो लेके गई। तो भाई अब बचा ये, अब ये बचा, तो दिस इज कॉल्ड A माइनस बी। अब यहां पे बच्चे का हो सकता है कोई सोच रहा होगा, कोमल मन जरूर सोचेगा अच्छा सर अगर हम डाइवोर्स ले लिए तो क्या हम भी अपना हिस्सा लेके जा सकते हैं। तो देखो, अब कानून में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, पर मैथमेटिक्स में होता है सबके लिए बराबर। मतलब अगर ये है फेमस कोई इंसान, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई अच्छा क्रिकेटर है, बढ़िया, अब चलो ठीक है, क्रिकेटर की क्यों बात कर रहे हैं, कोई और इंसान है, इसके पास पैसा, खूब पैसा, खूब पैसा, खूब पैसा, और इसके पास भी पैसा, अब ये इसके पास थोड़ा कम पैसा मान लेते हैं। अब अगर ये निकलता है, माइनस होता है, तो लेकिन ये A है, ये B है, पर अगर ये निकलता है तो इस बार मैं लिखूंगा B माइनस है, ना कि A माइनस B, क्योंकि निकलने वाला कौन पार्टी है, वो माइनस हो रहा है। तो अगर A माइनस हो रहा है तो A अपना हिस्सा लेकर निकलेगा, और तब B ऐसा बचेगी। सॉरी, मेरे डायग्राम को थोड़ा सा ये बेचारा 2 दिन से खाया नहीं है, इसलिए चपटा सा हो गया, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, उल्टे हाथ से बना रहा हूं ना। तो अब B के पास ये बचा, बस खाली रुपया, एंड दिस इज योर B माइनस ए, बाकी लेके चला गया बेचारा, बेचारा नहीं जो भी था, समझ पाए। तो हमेशा याद रखिएगा, A माइनस बी या B माइनस ए में जो भी माइनस हो रहा है वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा, और जो बच गया वो उसका बच गया, समझ पाए। तो जो पहले वाले होता है, पहला वाला होता है A माइनस बी में A पहला वाला है तो A का हिस्सा बचेगा, B माइनस ए में B पहला वाला है तो B का बचेगा, बाकी A लेके निकल गया, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हैं जैसे मैंने दिखाया, और समझने के लिए तो समझ ही गए होंगे। चलिए जी, तो अब एक सवाल करते हैं, बढ़िया सा सवाल में है कि यहां पे बोला जा रहा है कि भैया A है ये, B है ये, C है ये, बहुत बढ़िया। अब हमसे बोला जा रहा है कि B इंटरसेक्शन C को A में से निकालो, तो B इंटरसेक्शन C पहले कर लो, 2 3 5 6, 3 और 6, तो मेरे को कॉमन जो दिख रहा है वो 3 और 6 दिख रहा है, 3 और 6, तो 3 और 6 कॉमन है, तो 3 और 6 B इंटरसेक्शन C में कॉमन है, इसको A से निकालना है। तो A में है कितना, A में 3 और 6 में से सिर्फ 3 है। तो याद करो, मैंने बताया था जो भी दोनों के बीच में कॉमन होगा वही निकलेगा। ऐसा नहीं कि अब जैसे मान लो यहां पे देख लो, यहां पे एक वेन डायग्राम से दिखाता हूं, जैसे ये A है, ठीक है, तो A में है 1 2 3 4, और ये मान लो B इंटरसेक्शन C है, से फॉर एग्जांपल, तो B इंटरसेक्शन C में क्या था, 3 और 6, तो 3 और 6, और यहां पे है 1 2 और 4। तो एक बात बताओ, जब B इंटरसेक्शन C का माइनस होगा, ये है ना B इंटरसेक्शन C, और ये है A, तो जब B इंटरसेक्शन C का माइनस होगा तो B इंटरसेक्शन C अपना ही हिस्सा लेके जा सकती है ना, ऐसे 3 और 6 लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं कि 1 2 4 भी खींच लेगा, नहीं, वो बस 3 और 6 में से 3 कॉमन था, 3 लेके गया, और 6 उसका अपना था, वो लेकर गया। तो 3 और 6 में 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो सिर्फ 3 निकलेगा, 1 2 4 रहेगा, पर यहाँ पे 1 3 4 लिख रहा है, तो ये गलत है, जवाब सही नहीं है। अब ऐसे ही B इंटरसेक्शन C अपने को पता है 3 और 6 होता है, तो 3 और 6 अगर गया, 3 निकलेगा, तो 1 2 4 बचेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है, सही है, समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही बन जाएगा, 3 और 6, A में से 3 और 6 हटाओ तो 3 ही हट सकता है, 6 तो है ही नहीं इसमें, तो 3 हटा दिया, 1 2 4 बच, सिंपल। क्लियर है सबको, पक्का। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब क्लियर है तो उत्तरी, ये आखिरी वाला ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया, लगता है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन थे, एक बार देख लेते हैं। B यूनियन C, तो B यूनियन C में दिख रहा है 2 3 5 6,
3 4 6, तो 3 और 6 कॉमन है, तो 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हुआ बी यूनियन सी। देखो जरा ध्यान से, बी यूनियन सी, ऐसा ही हो रहा है क्या? 2 3 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब अगर 2 3 4 5 6 7 निकलना है, 2 3 4 5 6 7 इसका निकलना है, किसमें से? ए से। तो इनमें से इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 और 3 और 4, तो 2 3 4 पूरा निकल जाएगा क्योंकि 2 3 4 इसमें है, तो बी यूनियन, अच्छा बी यूनियन सी यहाँ पे था, हाँ, तो 2 3 4 निकल गया। तो अगर 2 3 4 निकल गया तो बचा क्या? 1। तो अगर 1 दो इसमें से 2 3 4 निकाल दिए, 2 3 4 5 6 7 तो था ही नहीं, तो सिर्फ 1 ही बचेगा। हाँ सही बात है, तो आंसर इज डी ऑल्सो। तो ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस थे, मतलब क्योंकि ये जेई एडवांस में ऐसा आता है, आपको बता दो पैटर्न के तौर पे। जेई मेंस में तो सिंगल करेक्ट आता है, पर जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं कि भैया एक सवाल है 4 ऑप्शन से, हो सकता है एक से ज्यादा सही हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस पूछे जाते हैं और बच्चों को वहां चेक करना होता है, पर ये एडवांस में होता है, जेई मेंस में नहीं। चलो यहां तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ जा भाई। अरे अरे ये क्या हो गया? अच्छा ये है सवाल, सॉरी, हाँ। तो अब ये सवाल कहाँ का है? ये सेट्स का सवाल है, तत्व से। तो तत्व वो मटेरियल है जो हम वेदांतों में जिससे सब कुछ पढ़ाते हैं, इनफैक्ट ये पूरा सेशन आपका तत्व से बना है। तो तत्व का ये सवाल है। तत्व का ये सवाल क्या कहता है? कहता है सवाल कि इफ ए के अंदर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं टिल 17। बी में 2 4 6 डॉट 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 18 तक है, ठीक है, एंड एन इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो काफी सारा हो गया, तो समझते हैं, पहले सॉल्व करते हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो पहले तो सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई प्लस जेड। तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, और बीच में ये यूनियन का साइन। तो पहले करो b का a के साथ, तो a और ये इंटरसेक्शन का a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और फिर बीच में यूनियन लग जाएगा ये वाला, और फिर ये दोनों, तो b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये तो 5 होता है, ये तो पता ही है। तो अगर ये 5 हो गया, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, और इसका यूनियन का a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो इसका यूनियन करना है। तो किसी का भी यूनियन 5 के साथ होता है, मतलब 5 और उस सेट में कॉमन के, मतलब कॉमन नहीं, सो 5 उस सेट में और 5 में टोटल एलिमेंट क्या होंगे? तो टोटल एलिमेंट इसमें तो कुछ होता ही नहीं, तो जो इसका होगा वही होगा। तो ये दोनों का फाइनल आंसर तो आ गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका a कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन है, ऐसा ही है। तो अब इन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, फिर बीच का इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन, फिर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, अब एक बात बताओ, a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन a, तो याद करो मैं बताया था कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें a है, तो ये a होगा और बाहर वाला a कॉम्प्लीमेंट, अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। तो अगर a कॉम्प्लीमेंट और a को मिला दें तो टोटल क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में इंटरसेक्शन ले लें इस a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। तो एक बात बताओ, यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन जिस भी सेट के साथ लेते हो, जैसे मान लो अगर कोई बोले कि यहाँ पे यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन a के साथ ले लो, तो यूनिवर्सल और a में कॉमन क्या है? तो जाहिर सी बात है a कॉमन है, ये बताया था ना थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी। तो यूनिवर्सल में और इस सेट में कॉमन क्या है? तो जाहिर सी बात है यही कॉमन होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में और कोई सी भी सेट में वो सेट ही कॉमन होता है। तो आंसर क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आया? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो, ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो अभी इसको और सॉल्व करना है, इसका मतलब तो अभी a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को देखो, डी मॉर्गन्स लॉ के रिवर्स से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पे बटेगा और बीच का साइन को रिवर्स करता है, ऐसा ही होता है ना डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, समझ पा रहे हो? अब a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जैसे ही किया तो क्या आएगा, जरा ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, वैसे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किया तो पहले तो क्या आएगा नहीं आएगा वो देखने के पहले मेरे को ध्यान में है कि यार a में और b में कुछ भी कॉमन था नहीं, क्योंकि मैंने देखा था ये सारे ऑड नंबर का सेट था, ये सारे इवन नंबर का सेट था, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था। तो अगर ये जैसे ही मैंने देखा अरे यार इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है नहीं है,
A इंटरसेक्शन B हमारा फाई आ रहा है, फाई आ रहा था। तो भाई इन दोनों में जब कॉमन ही कुछ नहीं है, ये फाई आ गया, तो हमारे पास क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। मतलब फाई का मतलब होता है एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट और फाई का मतलब होता है एम्प्टी। तो नॉट एम्प्टी ऐसा ही मतलब हो ना, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं, नॉट एम्प्टी मतलब पूरा भरा हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और यहां का यूनिवर्सल सेट क्या है, n इज द यूनिवर्सल सेट। देखो थोड़ा लंबा था, थोड़ा पेचीदा था, पर तत्व के जो सवाल होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। तो तत्व हम लोग एकदम बच्चों से जब बच्चों को सब कुछ पढ़ा देते हैं तब तत्व सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो तत्व का सवाल काफी अच्छे लेवल का था और अच्छे लेवल का होता है, तो इसलिए ये भी अच्छा लेवल का ही होना था। मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं मैंने क्या बताया। तो मैंने क्या बताया, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। तो यहाँ का आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, n, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर आ गया। अब मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार वापस से सुन लेना। हमने क्या किया कि हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, काफी पेचीदा था। तो हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का डिसाइड किया, क्योंकि यही ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था, ठीक है। तो इसको उठाया, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर x है इंटू वाई प्लस जेड है तो आपका x इंटू वाई बनेगा पहला, और प्लस बीच में ये आ गया, और फिर ये x इंटू जेड हो जाएगा। ये बताया था, वही सेम किया। ये x प्लस वाई मानो और इंटू जेड मानो। तो z इंटू होगा पहले इसके साथ, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, फिर b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और दोनों के बीच में ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया भी है, पढ़ाया भी है और फॉर्मूला भी दिखाया है। क्योंकि b और नॉट b के बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन आता है, तो फाई आता है, ठीक है। अब किसी भी सेट का यूनियन उस फाई के साथ करो, मतलब फाई मतलब कुछ भी नहीं के साथ, तो कुछ भी नहीं के साथ जोड़ोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा। तो वही सेम आंसर आ गया। अब ये सेम आंसर आने के बाद इसका यूनियन था ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये मैंने नीचे उतार दिया, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन। अब वापस से यहां पे फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर वाला ये x इंटू वाई प्लस जेड, तो x इंटू दिस, ऐसा ही टाइप। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, पहला वाला ब्रैकेट, और दूसरा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और बीच का साइन इंटरसेक्शन यहां आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सारी चीजें आई, उसके बाद a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, तो ये वेन डायग्राम से भी हमने देखा, समझा कॉमन सेंस है कि ये यूनिवर्सल होता है। नॉट ए एंड ए दोनों को मिला दो, अगर नॉट ए और ए को मिला दो तो टोटल यूनिवर्सल आ जाएगा। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद हमने ये देखा कि यूनिवर्सल सेट में किसी का भी इंटरसेक्शन करें तो हमेशा वो सेट ही आंसर आता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे देखो, यूनिवर्सल में यूनिवर्सल और ए के बीच में इंटरसेक्शन करें तो पूछे, इसका मतलब यही होता है ना, यूनिवर्सल में और ए में कॉमन क्या है, तो यूनिवर्सल और ए में कॉमन तो हमेशा ए ही रहेगा। तो यूनिवर्सल कॉमन ए इज आंसर ए। तो यूनिवर्सल का कॉमन जिसके साथ भी निकालोगे हमेशा वही आंसर आएगा। मतलब ये पूरे लाइन का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स। तो डी मॉर्गन्स क्या कहता था कि भैया साइन पलट देता है, कॉम्प्लीमेंट अगर होल पे होता है तो साइन पलट देता है। तो मैंने अगर होल पे लिया तो इसका साइन पलट के, यूनियन पलट के इंटरसेक्शन डालूंगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच का साइन रिवर्स। तो यही चीज डी मॉर्गन्स में पढ़ी थी, हमने लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी, मैंने यहां से देखा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है, ऑड और इवन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो फाई है। तो फाई डाला, फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट फाई, फाई मतलब एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी मतलब पूरा भरा हुआ, तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर। समझ पाए? तो ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, इसको ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से समझिएगा जरूर। अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, ठीक है। तो आंसर बिकम्स एन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑब्जर्वेशन, ए अपॉन बी, इसको ऐसा लिखते हैं ए अपॉन बी, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बस आप ध्यान में रखिएगा, आगे यूज आएगा, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स में एक आखिरी का जो बच रहा है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सेंसिबल सा डाइवोर्स हुआ। कैसा सेंसिबल सा डाइवोर्स? ऐसा मतलब भाई कि मान लो कोई बड़ा आदमी है, बहुत अरबपति है, अरबपति, इसका भी खूब पैसा, और ये जिसके साथ शादी किया वो भी अरबपति, वो अरबपति नहीं, अरब पत्नी, जो भी कह लो, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। दोनों के पास खूब पैसा है। अब दोनों शादी हुआ तो भाई दोनों ने मिलके भी खूब पैसा कमाया साथ साथ। तो जो दोनों के बीच में कॉमन था, जब इनकी शादी टूटी, मतलब ये इधर गई और ये इधर गई, तो इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भैया हमारे के बीच में जो कॉमन वाला था
जो भी कॉमन पार्ट था वो ना मैं लूंगा ना तुम लोगी, तो ठीक है। अब हो सकता है किसी चैरिटी को दे दिया हो, पता नहीं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस को हम दिखाते हैं ए डेल्टा बी से। किसे दिखाते हैं? ए डेल्टा बी। और ए डेल्टा बी का मतलब ये होता है कि ए में से बी माइनस हुआ, तो ए माइनस बी का मतलब तो ये होता है ए में से बी चली गई तो ये वाला पार्ट छोड़ के जाएगी, तो ए माइनस बी, और इस a माइनस बी में जोड़ दो b माइनस ए। मतलब अगर b छोड़ के जाती है a को, मतलब सॉरी a छोड़ के जाता है b को, तो b माइनस ए, ये वाला पार्ट। तो इन दोनों हिस्सों को अगर मैं साथ में रखूं, जोड़ दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज a डेल्टा b या सिमेट्रिक डिफरेंस। ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इस्तेमाल इसका होता है। क्लियर है? तो a डेल्टा b आ गया, बस इसको थ्योरी के तौर पे याद रखिए।